अच्छा भाई, क्विकली मैं एक दो कॉलर और लूंगा, उसके बाद स्ट्रीम बंद करेंगे जी। हुसैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। एक वालेकुम तो सलाम। मैं, कैसे हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आमिर भाई की मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि जी आमिर भाई, जब आप समझ लें ना, अगर आपके पीछे लोग जिन्होंने अपनी रोजी रोटी ये बना ली हो कि आपके पीछे आपके चैनल से भौंकना, कुत्ती की तरह रोना रोजाना। क्योंकि अभी मुझे कोविड हुआ हुआ था, मैं 2-3 दिन से लोगों की स्ट्रीम देख रहा था, रोजाना आपके बारे में भौंक रहे थे, आपके बारे में भौंक रहे थे। इसका मतलब ये आपसे वाकई में डरते हैं। जब आदमी आपके पीछे इतनी बुराइयां कर रहा होता है ना, इसका मतलब समझ आप सही काम कर रहे हैं। वो लोग सब झूठे मक्कार उल्लू के पट्टे हैं वो लोग। चले तो ठीक है। दूसरी आप बात, आप आप इतना गुस्सा ना करें, चले। दूसरी बात ये है कि हाँ दूसरी बात ये है कि एक क्वेश्चन सिंपल ये है कि मुसलमानों में गद्दार कितने पैदा होते हैं? हाँ, बात सही है। अब ये इसका बहरहाल रेशियो तो नहीं है, लेकिन गद्दार तो हर जगह पैदा होते हैं। जितने भी मुनाफिक जितने तो भी आप जितनी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिक पैदा हो गए थे। जितने जी भी सुकूत में है ना मुसलमानों की तारीख में, आप सुकूत कुर्तबा देख लें, सुकूत बगदाद देख लें, और ये फलस्तीन का हिस्सा भी ये देख लें। अगर उस वक्त जॉर्डन स्टैंड लेता, उस जमाने में सबसे लार्जेस्ट आर्मी जॉर्डन की थी 1948 में, मगर जॉर्डन ने अपनी आर्मी नहीं भेजी थी, इजराइल से डील कर ली थी उसने। क्यों किया? तो ये बहरहाल चलिए, अब ये हिस्टोरिकल चीजें हैं, अब इस पे क्या कहा जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। ऑब्वियसली बात है कि हर एक के अपने मफादात हैं। कहने का मकसद ये नहीं कि मफादात उसके अमल को जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन अगर मुनाफिकीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे और मदीने के इर्द गिर्द रह रहे थे, या तो भाई। और अच्छा, फिर रही बात जॉर्डन की, तो इनके अब्बा की तो तारीख बहुत पुरानी है निफाक की भाई। जी हाँ, सही बात है। आप बिल्कुल। इनके इनके अब्बा जो थे वो शरीफ मक्का थे, यानी मक्का जी, के जरूर गवर्नर थे। जरूर। तो उस वक्त ही ये इंग्लैंड की गुलामी इख्तियार कर चुके थे। हजरत शेखुल हिंद के जो रेशमी रुमाल तहरीक के बानी थे, कि अगर वो तहरीक कामयाब हो जाती तो इंडिया जो है वो यानी 1914 में आजाद हो चुका होता। तो उस वक्त शेखुल हिंद को गिरफ्तार करके शरीफ मक्का ने ही माल्टा भेजा था। तो अंग्रेज या की गुलामी तो ये पहले से करते आ रहे हैं, या खानदानी वतीरा इनका। और दूसरी बात ये मैं ये कहना चाह था अभी, ये जो इस टाइप के जो आते हैं, जो आया था अभी बदतमीज इंसान, क्या उसको 1925 की ब्रिटिश बॉम्बिंग नजर नहीं आती फलस्तीन के अरे ऊपर? अरे हजरत वाला, उसको तो कुछ भी नजर नहीं आता, वो तो अभी अपने डायपर में ही है, उसको क्या पता, बस और आ फिर गया। जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स जो उनको नजर नहीं आते कि 1925 में फलस्तीन ने डेमोक्रेसी मांगी थी, उनको बम मिले थे। 1936 में सारी की सारी पैलेस्टीन लीडरशिप तबाह कर दी गई थी यहूदी मिलिशिया के साथ मिलकर ब्रिटिश एम्पायर ने। उनको ये सब तो वजह से कैसे देखते हैं? इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? 2005 में गजा हुए, हमास ने डेमोक्रेटिकली जो है विन कर लिया, क्या उसको माना गया? अब तो नहीं आपकी माना गया। डेमोक्रेसी को इख्तियार कर लिया था भाई, क्यों नहीं माना? अगर मुझे आप उसको हमास को मान लेते तो हो सकता है कि आप जिसको दहशतगर्दी कह रहे हैं वो चीज वाकया ना होता। और दूसरी आखिरी बात ये है कि मैं 17 साल से डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की फील्ड में हूँ। अब मुझे इतने साल हो गए इस काम में कि मुझे इसके अलावा कोई काम समझ में नहीं आता। मेरी जितनी भी लिंक्डइन प्रोफाइल है इसमें पूरी दुनिया भर की ज्वेलर्स में से कनेक्टेड है। उनमें से काफ़ी लोग ना फ़लस्तीन के खिलाफ लिख रहे हैं और इसराइल के खिलाफ और इसराइल के सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये फियर है कि अगर मैं कोई बात करूंगा, इसे मैं आगे करूंगा लिंक्डइन पर, कहीं मेरा कैरियर एंड ना हो जाओ, मेरे सारे क्लाइंट्स मुझसे ना छिन जाओ, फिर मैं कहीं का ना हो, तो मैं क्या करूँ ऐसे में? फिर अपनी अपने फील्ड जमीर छोड़ूं? की अपनी जमीर की आवाज सुने। और दूसरे ये कि मैं एक चीज ये कहता हूं कि हमारे बस में आवाज उठाना है, और इसी तरीके से मुअस्सिर अंदाज से आवाज उठाना है। कुरान करीम ये तालीम देता है कि ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। ठीक है? तो अब वो हलाकत किसी भी एतबार से हो सकती है। तो अगर आप ये समझते हैं कि वहां पर आप एक रैशनली गुफ्तगू कर कर थोड़ा सा माइंडसेट बदल सकते हैं, तो जरूर कीजिए। लेकिन अगर महज जज्बाती अंदाज से गुफ्तगू होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रोफाइल भी जाएगी और आपके क्लाइंट्स भी जाएंगे। तो रैशनल अंदाज से गुफ्तगू आप हर प्लेटफॉर्म पे करें, लेकिन इरेशनल और इमोशनल गुफ्तगू कहीं ना करें। ठीक है? जैसे ऑफिस में मेरे मेरे सारे वो जेन्स हैं। मैं I'm one of the very few Muslims working in this industry. I जी। myself is a first generation in this business. खुद जो कुछ सीखा है खुद से सीखा है। तो हम्म। मेरे बॉस भी इज़राइल के बारे में बात कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे तुम्हारा क्या ओपिनियन, तुम्हारा क्या ओपिनियन। मैं बोला कि आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट इज़राइल, ये मेरा ओपिनियन है। उन्होंने इनकी लैंड ले ली है, तभी ये मसले मसाइल हो रहे हैं। आपको अगर जो समझना है समझे। तो वो चले खामोश हो गया। तो चलिए ठीक है। उन्होंने फिर बोला इंशाल्लाह। कि ये बात तुमने मुझसे कर दी, मगर हम्म। ये बात कहीं और नहीं करना, तुम्हारे ये मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये बात तो खैर है। यही तो दहशत गर्दी है। इसको दहशत गर्दी कहा जाता है कि एक तरफ आप आजादी इजहार राय की बात करते हैं, दूसरी तरफ उस राय की आजादी पर पाबंदी लगा देते हैं। तो चले ठीक है, बहुत बहुत ठीक है जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, एक बहुत देर से एक साहब मुनव्वर कलीमी साहब, इनको ले रहा हूं। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
हजरत ये आमिर हक साहब कहाँ से आपको मिले? इनका कोई इंटरव्यू है? आपको मसला कुछ है? ना ना, मैं मसला नहीं, मैं तो इनकी फैन है आप इनके? जी फैन हूँ। तो ऐसी बन जाइए। मैं अब नहीं, ऐसी बनने के बाद, ऐसी बनने का मतलब ये होता है अब इनके लिए दुआ करें। अब कहाँ से मिले कहाँ से नहीं मिले इसको छोड़ दीजिए, यूपी में है, इससे बढ़कर और क्या बात है। गजब के आदमी है। अच्छा हजरत, एक चीज ये थी, परसों में एक मीटिंग में था, उसमें पढ़े लिखे लोग थे, तो वो ये बात कर रहे थे कि जिस तरह से आईसिस के लिए लोग दुआ कर रहे थे ना, कि पता ही चल नहीं था, कोई सोर्स नहीं था और उसके लिए दुआएं हो रही थी, ऐसी ऐसे ना हो कि ये हमास के लिए भी लोग ऐसी दुआ कर रहे हैं। कुछ कह रहे थे इन्होंने हमास से हमला सबसे कराया। पहली बात तो ये है कि आईसिस के लिए भाई दुआ कौन कर रहा था? नहीं, उस वक्त में ऐसा हुआ था, शुरुआत में जब आई थी ये, तो पता जिस नहीं दिन चला आया कि था ना, और जिस दिन उसने अबू बकर बगदादी ने मस्जिद में खुद तकरीर की थी, हम तो उसी दिन, और मीडिया पे, सोशल मीडिया पर आ गया था, उसी दिन की बात है। मैंने जब ये देखा तो उसी वक्त मैंने कहा था कि ये है एक वेस्ट की चाल, कि भाई अब एकदम नई तंजीम आ गई, चूंकि अलकायदा का किरदार अब हो गया खत्म। तो आई मीन आई डोंट नो, चंद कुछ शॉर्ट साइटेड लोग होते हैं, वार कम्युनिटी के अंदर होते हैं कुछ लोग जो खत भी लिख रहे थे उसको, तो वो शॉर्ट साइटेड लोग होते हैं, तो उनका क्या एतबार। जी। तो हमास के लिए तो कोई क्लियर कट आपकी तरफ से या मेरी तरफ से आने की जरूरत क्या है भाई? जाहिर सी बात है कि कुछ लोग जो है वो अपनी टेरिटोरी के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुल्क और अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। अब आप उनको कुछ भी कहते रहे, दहशतगर्द तो मैंने जैसे कहा कि दहशतगर्द तो उनको ब्रिटिश राज ने भी कहा था जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। सही। अच्छा, और एक मैं बात बता दूं, इतना जरूर है कि जिस मुल्क का आपने झंडा लगाया हुआ है वो मुल्क उसको टेररिस्ट तंजीम नहीं मानता। जी बिल्कुल। दूसरा एक बात मैं बता दूं, दूसरा मैं ये भी सॉरी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी जमात के बारे में उसका मैनिफेस्टो भी मैटर करता है। जी। तो अगर उसका मैनिफेस्टो है या उनकी डिमांड्स हैं वो सामने रखें, अगर वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, रैशनल ग्राउंड्स के ऊपर आपको अपील कर रही हैं, पूरी दुनिया उनको ओन कर रही है उन चीजों को, तो फिर उनको टेररिस्ट कहना ये बात गलत है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा। सही बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई देखें, टेररिस्ट जो है ना, आप किसी को भी कहलवा दें, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। अब मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर टेररिज्म के केसेस नहीं चले? एग्जैक्टली। इल्जाम लगे, तो क्या महज इल्जाम लगाने से वो टेररिस्ट हो गए? अच्छा, इसी तरीके से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या नाम उसका, दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम को इंडिया ने टेररिस्ट करार दिया, लेकिन दुनिया में बहुत से मुमालिक ने उसको टेररिस्ट करार नहीं दिया। इसी वजह से आज भी वो जिंदा है, इंडिया के हाथ नहीं लगा। तीसरी मिसाल, तुर्की में फतुल्ला गोलन को तुर्की ने टेररिस्ट करार दिया, अमेरिका ने नहीं माना। अमेरिका में के अंदर जो है पेंसिल्वेनिया में फतुल्ला गोलन बैठा हुआ है, कोई कुछ कह नहीं सकता उसको, चूंकि अमेरिका ने नहीं माना। तो ये पूरी एक जियोपॉलिटिक्स है कि किसको आप टेररिस्ट करार दे रहे हैं, किसको नहीं। अगर आप जियोपॉलिटिकली जो है मजबूत है तो आप टेररिस्ट करार दे देंगे, वरना नहीं। ये खालिस्तानियों का मामला भी ऐसा ही है, कंट्रोवर्शियल है। कनाडा में ले लें, दूसरी का पे ले लें। कनाडा में उनको बिल्कुल इज्जत और एहतराम दिया जाता है, इंडिया में उनको टेररिस्ट माना जाता है। तो अपने मुल्क के मफाद के खिलाफ जो तंजीम या जो फर्द काम करता है और मुल्क को लगता है कि हमारे मफाद के खिलाफ है, तो उस वक्त उसको टेररिस्ट करार देना बहुत आसान है। तो ये कोई दलील नहीं है कि जी उनको टेररिस्ट करार दे दिया, डजंट रियली मैटर। और मुफ्ती साहब, पिछले 1-2 दिन से ना आईडीएफ की तरफ से, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, उनकी तरफ से ये चल रहा है कि हमास इज वर्स्ट देन आईसिस। तो उनको मैं एक बात बता दूं, जो हमास है, पहली बात तो ये बिल्कुल अलग है, ये एक बाज़ाब्ता स्ट्रक्चर्ड तंजीम है। इनका अपना वो जो है वो ब्रिगेड अलग, अल कस्साम ब्रिगेड, वो अलग डिबेट है। लेकिन एक फैक्ट ये है कि गजा में इन्होंने वाइप आउट किया आईएसएस, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे। हमास ने उनको वाइप आउट किया था क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करते थे। तो ये दे आर डिफरेंट पीपल, ये वो फैनेटिक्स नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये नहीं, मैं उसको छोड़िए, फैनेटिक है कि नहीं है, वी डोंट केयर। बात ये है कि इसी पैमाने को देख लीजिए कि भाई अगर हमास वाले जो हैं ऑब्जेक्टिवली टेररिस्ट हैं, तो वो कतर में उनकी लीडरशिप कर क्या रही है? अच्छा, कतर में बाकायदा उनको प्रोटोकॉल के साथ रखा जाता है। अच्छा, कतर के साथ किसके ताल्लुक है? अमेरिका के। कतर के साथ यूरोप के। कतर के साथ इंडिया के। बताइए, अगर आप एक मुल्क को इसलिए आपने बमबारी की अफगानिस्तान पर कि उन्होंने टेररिस्ट को पनाह दी थी, तो फिर कुछ सो कॉल्ड टेररिस्ट को तो कतर ने पनाह दे रखी है, जाओ करो, करके दिखाओ। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि कतर से गैस आ रही है, वहां पर वहां के मफादात वाबस्ता है, नहीं कर सकते। सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो शिप्स हैं अमेरिका, वो कतर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कतर के गल्फ को उन्होंने कवर किया हुआ है, तो करें उसके ऊपर अटैक। कतर में पूरा अमेरिका का बेस है भाई, पूरे यानी कतर में कई किलोमीटर में अमेरिका का बेस सबसे बड़ा बेस है। मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान के बाद है या सेकंड नंबर पे पाकिस्तान का बेस सबसे बड़ा। तो ठीक है भाई जी। एक बात ये थी, अगर सनीचर में आपका यानी सनीचर में ये स्ट्रीम हो जाए तो संडे में ये अपनी नींद पूरी कर लें। अब 1 बजे तो ना, 1 बजे तक जागना पड़ता है आपकी स्ट्रीम पर।
चलें इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अब हम चूंकि अब आपको नींद आ रही है तो हम भी अब अपनी स्ट्रीम को बंद करेंगे आपकी बहुत नींद के शुक्रिया। एहतराम में इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलें भाई, काफी देर हो गई वैसे, 3 जी घंटे से बिल्कुल ऊपर हो गए हैं। आई नो कि बैक स्टेज कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आई एम सॉरी मैं आपको नहीं ले पाऊंगा, अगली मर्तबा इंशाल्लाह फिर लेंगे। अच्छा, अगली मर्तबा क्या, अगले शायद 2 संडे मेरी स्ट्रीम ना भी हो। मैं कोशिश करूंगा कि अगर हो सकी तो बीच में किसी दिन कर लूंगा, बाकी मैं वादा नहीं करता हूं, मैं इंशाल्लाह ऐलान कर दूंगा। तो आमिर भाई आपका, एक्नॉलेज इस्लाम साहब आपका, और बाकी तमाम हजरात का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अल्लाह करे। अस्सलाम। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।